नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांथा। आज बुलेटिन में बात होगी बिहार में चल रहे तमाम अवैध कोचिंग संस्थानों की। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 1000 से कम कोचिंग संस्थान संचालित ना हो रहे हों, लेकिन सरकारी कागजों पर 16 जिलों में एक भी कोचिंग संस्थान नहीं है। अकेले पटना में 8000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में महज 286 संस्थान ही रजिस्टर्ड हैं। तो क्या है कोचिंग संस्थानों का ये खेल, इस रिपोर्ट से समझिए। पूरे बिहार में कुल रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर 434। रजिस्ट्रेशन के लिए कुल आवेदन 2440। सिर्फ पटना में कुल अवैध कोचिंग सेंटर 8000। जी हां, आज के जमाने में जब कोचिंग इंस्टीट्यूशन बेजोड़ कमाई का बेहतरीन जरिया बन चुके हैं, उस दौर में सरकार की नाक के नीचे राजधानी पटना में 8000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। सरकार चाहे तो इन सभी कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूर करके इनका रजिस्ट्रेशन करे और अपना राजस्व बढ़ाए, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरकारी कागजों पर रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स की तादाद सैकड़ों में है और अवैध कोचिंग सेंटर्स की तादाद हजारों में। जरा जिलावार रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर के आंकड़ों पर नजर डालिए। नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, अररिया, बांका, कटिहार, गोपालगंज, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, नवादा, सिवान और भागलपुर में एक भी कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है। यानी देखें तो बिहार के 16 जिलों में एक भी कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं है। पटना में यूं तो 8000 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सेंटर सिर्फ 286 हैं। सरकार की आंखें खोल देने वाली ये जानकारी खुद सरकार ने दी है आरटीआई के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला नालंदा है, जहां एक भी कोचिंग संस्थान का निबंधन नहीं हो पाया है। वैसे इन्फॉर्मेशन जो पटना में 900 से ऊपर जो है कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर के द्वारा, व्यवस्थापक के द्वारा निबंधन के लिए दिया गया। मात्र 289 संस्थानों का निबंधन हुआ। एक्ट में प्रावधान है, अगर कोचिंग संस्थान उन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना है, उनको बंद करना है। कोचिंग सेंटर चलाने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं, जिन पर खरा उतरने वाले कोचिंग सेंटर्स को ही रजिस्टर्ड किया जाता है। शायद यही वजह है कि पटना समेत सूबे के सभी जिलों में ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स के मालिक रजिस्ट्रेशन कराने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देते ही उनके सेंटर पर ताला जड़ दिया जाएगा। पटना में कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने वाले 581 संस्थानों की जांच लंबे समय से चल रही है और जांच के दौरान ये सभी 581 कोचिंग सेंटर भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। सरकार को इसका पालन करना चाहिए, करवाना चाहिए। ये कानून का पालन, अपने कानून का पालन सरकार नहीं करवा पा रही है। इससे बड़ा दुखद और सरकार की संवेदनहीनता कुछ और नहीं हो सकती है। नीतीश सरकार ने 2010 में कोचिंग संस्थानों के लिए नियमावली बनाई थी, लेकिन उस पर अमल कितना है ये आपने देख ही लिया। लगभग 4000 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो पटना में धड़ल्ले से चल रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिन्हें शिक्षा चाहिए, वो बेचारे आते हैं और मोटी रकम वसूली जाती है और सरकार का भी चूना लगा रहे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? एकदम आपके साथ बातचीत करेंगे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा का, और आपको जब इतना ज्ञान है ना, तो आपका पूरा जानकारी ले करके जो जरूरी एक्शन करेंगे। इतने गंभीर मुद्दे पर सीएम के बयान से समझ लीजिए कि सरकार अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई के लिए कितनी गंभीर है। सवाल है, सरकार की अपनी एजेंसियां क्या कर रही हैं और अभी 9 सालों तक एक भी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पटना से ब्रिजम पांडे, न्यूज 18। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। 8000 कोचिंग संस्थान सिर्फ पटना में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 289 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ब्रिजम पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। ब्रिजम, बहुत बड़ा अंतर है ये। 8000 इतना ज्यादा कोचिंग संस्थान यहां पर संचालित हो रहे हैं, सिर्फ 289 का रजिस्ट्रेशन होता है। और सबसे दुख की बात यह है कि सीएम से जब सवाल किया जाता है तो हल्के में ले लेते हैं इस बात को।
सिरांधा, मुझे याद है 2009 में जब पटना में कोचिंग संस्थानों की मनमानी को लेकर छात्र सड़क पर उतरे थे तो उस समय एक छात्र की मौत भी हुई थी और पूरा पटना जल उठा था। उस समय आनन फानन में सरकार ने निर्णय लिया और 2010 में कोचिंग एक्ट कानून बनाया गया था, कोचिंग एक्ट बनाया गया था, जिसमें कोचिंग की सुविधाओं को लेकर, कोचिंग की मनमानी को लेकर, कोचिंग में मूलभूत सुविधाएं किस तरह की होनी चाहिए, पढ़ाने की सुविधाएं किस तरह की होनी चाहिए, फैकल्टी किस तरह के होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक्ट बनाया गया था, जिसमें तमाम जिलों के जिला अधिकारियों को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया गया था कि आपके जिला में जितने कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन सरकार के पास होना चाहिए। अहर्ता दिया गया था कि कोचिंग में तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, फैकल्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो दावे कोचिंग करते हैं वो उन दावों पर कोचिंग पूरी तरह से कोचिंग संस्थान, कोचिंग का जो प्रबंधन है वो ना तो वो सुविधाएं दी जा रही हैं और जो कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं वो छात्रों से मोटी रकम वसूलते हैं और सरकार को चूना लगा रहे हैं, वो अलग। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हमने आंकड़ों में दिखाया है और आरटीआई में साफ तौर पे ये मांगा गया था, सूचना के अधिकार के तहत ये मांगा गया था कि यदि कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो उस जिला में कितने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, कितने पर दंड लगाए गए हैं, यानी कि आर्थिक दंड लगाए गए हैं, कितने संस्थानों को बंद किया गया है, कोचिंग संस्थानों को बंद कराया गया है प्रशासन की तरफ से। और आपको अधिकतर जिलों में, ज्यादातर जिलों में आपको शून्य मिलेगा। किसी भी तरह से किसी भी संस्थान को ना तो आर्थिक दंड लगाया गया है और ना ही उन्हें बंद कराया गया है, कुछ एक जिला छोड़कर। ऐसे में अगर हम ये कहें कि सरकार की सह इन कोचिंग संस्थानों को हासिल है तो गलत नहीं होगा। अब बिल्कुल जिस तरह से सरकारी सह के साथ, प्रशासन के सह के साथ ये तमाम कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है, एक पूरा नेक्सस काम करता है इस कोचिंग संस्थानों को चलाने में। एक कोचिंग संस्थान के कई ब्रांच होते हैं, वो ब्रांच आपको अंदाजा, सिरंधा आप अंदाजा लगाइए, जो जिस कोचिंग संस्थान का ब्रांच बोरिंग रोड में है उसी कोचिंग संस्थान का कंकड़बाग और पटना सिटी तमाम जगहों पर है और उन कोचिंग सेंटरों का यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कोई निबंधन नहीं कराया गया है। ऐसे हजारों में हैं। 8000 तो अंदाजा लगाया जा सकता है, 8000 से कहीं ज्यादा कई गलियों में छोटे छोटे कोचिंग संस्थान खोले गए हैं जहां कोई सुविधा नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि इन कोचिंग संस्थानों में ना तो अग्निशमन की व्यवस्था है, निश्चित रूप से तमाम जो अभी सूरत की घटना भी हमने देखी, अगर ऐसे हालात रहे तो अगर यहां पटना में इस तरह की घटना हो या बिहार के अलग हिस्सों में इस तरह की घटना हो तो कोई आश्चर्य इसमें नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ पटना में तो 8000 हैं। पूरे बिहार की अगर बात करें तो 40,000 कोचिंग संस्थान लगभग संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एक्शन लिया जा रहा है, ना ही इन पर कोई अर्थदंड लगाया जा रहा है। ब्रिजम, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। उम्मीद यही रहेगी कि ये खबर जो है, जो हमने दिखाया है, वो सरकार तक पहुंचे और इस पर एक्शन लिया जा सके। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, मनेर की खबर की बात करेंगे। डांस के दौरान एक शख्स ने यहां पर खुलेआम फायरिंग कर दी। मामला बलुआ रामनगर का है। फायरिंग के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। दूसरे पक्ष ने लड़की पक्ष के घर पर रोड़ेबाजी की, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को भी इसमें नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर शादी की पूरी व्यवस्था थी, वहां पर नाच गाना चल रहा था और इसी दौरान ये फायरिंग की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। उधर पटना में बकरी बाजार के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। अवैध दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी। जीपीओ गोलंबर के पास दुकानदारों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया और आगजनी भी की। दुकानदारों ने नगर निगम कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में एईएस से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 52 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जिस दिन एसकेएमसीएच के पीआईसीयू में चित्कार ना सुनाई देती हो।
सांस उखड़ रहे बच्चों को बचाने की कोशिश यहां तैनात डॉक्टर हर संभव करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब इलाज कर रहे डॉक्टरों का दिल भी टूट जाता है। इसके बाद शुरू होती है दिल को चीर देने वाली दहाड़। कोई बेहोश हो जाता है तो कोई ढांढस बंधाता है। दिल को दहला देने वाली इन तस्वीरों के बीच जिंदगी की आस बंधी रहती है। वहीं डॉक्टर दूसरे बच्चों के इलाज में एक बार फिर तन मन धन से जुट जाते हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4 और बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 50 के ऊपर पहुंच गया। एसकेएमसीएच से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। आप भी देखिए और समझिए कि आखिर किन हालातों में बीमार बच्चे और उनके परिजन अस्पताल में मौजूद हैं। एसकेएमसीएच के PICU 3 में अभी 2 बच्चे की मौत हुई है। आप देखिए इस बीमारी से, एक हमारे सामने से अभी देख सकते हैं, एक बच्चे की जो लाश है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है। इसकी मौत हुई है अभी और थोड़ी देर पहले, और इसके तुरंत बाद एक और बच्चे की मौत अभी हुई है। यानी कि 2 मौतें अभी तुरंत यहाँ पर हुई है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जो बच्चा आप देख पा रहे हैं उसकी भी यहाँ पर मौत हो गई है इस बीमारी के चलते। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। लगातार बच्चों की जो है वो मौत हो रही है इस बीमारी के चलते, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो जिम्मेदारी है वो अब किसकी है, ये सवाल उठता है कि लगातार जिस तरह से मौत हो रही है बच्चों की इस बीमारी के चलते, और ये सिलसिला पूरे दिन यहाँ पर चलता है। लगातार बच्चों की लाशें यहाँ से निकल रही है एसकेएमसीएच से, और ये आंकड़ा तकरीबन 50 को पार कर चुका है। जो आधिकारिक आंकड़ा है वो अब 50 के पार कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के जो हालात बने हैं इसके लिए जवाबदेह कौन और इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ साकेत कुमार, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। तो एसकेएमसीएच में हालात जो हैं अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कवायद में लगे हैं। ऐसे में उन्हीं के गृह जिले में जमीन के म्यूटेशन के लिए लोगों को मुंह मांगी कीमत चुकानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री के पैतृक अंचल हरनौत का है, जहां सीईओ के एजेंट पर पैसा वसूली का आरोप लग रहा है। पीड़ित ने बकायदा 5,000 रुपए घूस देने से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें म्यूटेशन के बदले एडवांस रकम देने की बात का जिक्र है। ये वीडियो पीड़ित पक्ष की ओर से बनाया गया है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने DCLR को जांच के आदेश दिए हैं और सही पाए जाने पर दोषी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एक दिन आध दिन तो अपने के हाथ में पावर कितना है, गिन लेते पहले, उसका कितना गिन लेते बता दे ना, बतावे हम गिने ना उसे ना अरे गिनल जहाँ ना गिन लेते उसे ना 5,000 है, लेकिन गिन लेते ना, जाइए ना, ये गिना नहीं जाता है। देखिए बोल साफ सुथरा रहता है। 5 है ना, जाइए ना, छोड़िए। एक दिन आध दिन तो अपने के हाथ में पावर गिन लेते कितना है, गिन लेते पहले, उसका कितना गिन लेते बता दे ना, बतावे हम गिने ना उसे ना अरे गिनल जहाँ ना गिन लेते उसे ना 5,000 है, लेकिन गिन लेते ना, जाइए ना, ये गिना कोई भी इस तरीके के करप्शन के चार्जेस आते हैं तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, और आपराधिक मामला बनता है तो उसमें FIR भी दर्ज करवाया जाएगा। PC एक्ट की भी धाराएं उसमें जो सुसंगत हैं वो लगाएंगे हम लोग। इस पे और भी कड़ी तरीके से कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस हुई तो हम लोगों ने जो वर्षों से बैठे हुए कर्मचारी थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पदस्थापित किया कि जो अच्छे पदाधिकारी हैं उस अंचल के लिए इसकी जांच जो है दी गई है DCLR साहब को, और जांच रिपोर्ट के आधार पर फिर हम लोग इसमें अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। धनबाद के बाघमारा में 85 वर्षीय बुजुर्ग मुनीलाल यादव को पिछले 2 वर्षों से अनाज नहीं मिलने के मामले में झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने धनबाद पहुंचकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर को जमकर फटकार लगाई। सरयू राय ने धनबाद उपायुक्त से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। नहीं, उस मामले में मैंने परसों ही रात में सेक्रेटरी को कहा था। हमारे सेक्रेटरी ने यहाँ DSO में इनको इंस्ट्रक्शन भेजा है, इन्होंने एक ब्रीफ रिपोर्ट भेजी है। अभी मैंने DC को कहा है कि आप हमको बताइए क्या क्या हुआ है। तो इसमें मोटा मोटी जो आज अखबारों में खबर आई है सच्चाई वैसी नहीं है। उस आदमी का राशन कार्ड 2017 में रद्द कर दिया गया था। तो मैंने यही जानकारी मांगा है कि किस आधार पर, किसके निर्देश पर राशन कार्ड रद्द हुआ। जब राशन कार्ड है ही नहीं तो अंगूठा मैच करना, बायोमेट्रिक्स नहीं पकड़ना, इसका कोई सवाल नहीं उठता है।
बहुचर्चित चारा घोटाले के आरोपी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका में उन्होंने आधी सजा काट लेने, ज्यादा उम्र और बीमारी का इलाज कराने का ग्राउंड दिया है। साथ ही याचिका में इसी तरह के एक और मामले में आरोपी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बेल दिए जाने का हवाला भी दिया गया है। आपको बता दें कि देवघर कोषागार मामले में उन्हें 3.5 साल की सजा दी गई थी, जबकि दुमका और चाईबासा मामले में भी वो सजा काट रहे हैं। यौन उत्पीड़न मामले में जेवीएम नेता प्रदीप यादव ने देवघर साइबर थाने में अपना बयान दर्ज करवाया। मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत मुख्य आरोपी और गवाहों का बयान दर्ज होना है। इसी के तहत विधायक प्रदीप यादव ने अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान प्रदीप यादव ने कहा कि पूरा मामला एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। देखिए, थाने से नोटिस गया था अपना पक्ष रखने के लिए, हमने अपना पक्ष रख दिया। क्या लग रहा है इस केस में जो आरोप लगाया गया है, क्या बोलेंगे इसको? नहीं तो राजनीतिक साजिश है, इसको सबको पता है। अब वो पूरी चीजें वक्त आने दीजिए, सब चीजें सामने आएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com।